नमस्कार, मैं एस के राजीव। सनमार्ग लाइव 7 की खास पेशकश बिहार का 20 कौर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो खास अतिथि हैं वो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, राजस्थान में विधायक रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं फिलहाल पार्टी के, और बिहार विधानसभा चुनाव के कन्वेनर भी हैं, मोहन प्रकाश जी। मोहन प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मोहन प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल हम लेंगे कि 2 चरण का चुनाव हो चुका है बिहार में, पार्टी खुद को कहाँ पा रही है? देखिए, इन 2 चरणों के जो मतदान हो गया है, इसमें जो रुझान देखने को मिला वो ये कि इस प्रदेश के अंदर मतदाताओं का करीब करीब 52% से भी ज़्यादा, 60% भी हो सकता है, वो नौजवानों का है। और नौजवानों में पहली बार मैं देख रहा हूं कि जात धर्म ये सब टूट गया है। इस प्रदेश का किसान, आम आदमी, केंद्र और राज्य दोनों की नीतियों के चलते परेशान है, बेहाल है एकदम। तो इस चुनाव को मैं ऐसा देखता हूं कि जनता चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए इस प्रदेश का नौजवान, इस प्रदेश का किसान, मजदूर मिलकर इस चुनाव को लड़ने का काम कर रहा है। और आप ये देखेंगे कि जब नतीजे आएंगे तो चुनावी विशेषज्ञों का जो विश्लेषण है वो सही नहीं बैठेगा। नतीजा कहाँ जाके रुकेगा अभी संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन हम बहुत ही अलग ये फैसला इस बार बिहार की जनता करने वाली है। मोहन प्रकाश जी, जो दूसरा बड़ा सवाल है कि इस विधानसभा चुनाव में एक देखा गया है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने पूरे तरीके से तेजस्वी के पीछे खुद को शो किया है, यानी कि आप प्रखर रूप से पार्टी कहीं भी सामने नहीं आई है। क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में भी बिहार में कांग्रेस अपने अस्तित्व को नहीं तलाशेगी? देखिए, आप प्रश्न ये है कि राज्यों में जो बड़ी पार्टी होती है, जैसे केंद्र में अगर हम बड़ी पार्टी हैं तो हमारा ही नेता जो है पूरे गठबंधन का नेता होता है, उसी तरीके से बिहार में बड़ी पार्टी राजद है और कांग्रेस उसकी सहयोगी है, और जो हमारे वाम दल हैं वो भी हमारे सब महागठबंधन के सहयोगी हैं। लेकिन जो लड़ाई यहाँ है, उस लड़ाई को श्री राहुल गांधी जी पूरे देश के पैमाने पर लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं किसानों के सवाल पर, आप देख रहे हैं बेरोजगारी के सवाल पर। जिस समय बिहार का और उत्तर प्रदेश का या देश के किसी भाग का जो मजदूर लॉकडाउन की वजह से पैदल चल रहा था, उस समय भी उनके साथ श्री राहुल गांधी जी खड़े थे। और यहाँ भी जो लड़ाई है, ये लड़ाई खाली ऐसा नहीं है, ये लड़ाई जिस तरीके से बिहार ने पूरे देश को हमेशा दिशा देने का काम किया है, आप ये देखेंगे कि महागठबंधन की जो जीत होगी वो देश के अंदर फिर से एक नई दिशा देने का काम करेगी। और मैं ये देख रहा हूं, विरोध नहीं है यहाँ, विरोध से ज्यादा बगावत है नौजवानों के बीच में, और वो किसी भी कीमत पर इस सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। मोहन प्रकाश जी, आपके सवाल से एक सवाल निकल रहा है कि हिंदी बेल्ट में लगातार कांग्रेस जो है वो पिछले कुछ दिनों में अगर आप अपने परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कमजोर होती चली गई है, पिछड़ती चली गई है। उन इलाकों को लेकर के, यानी कि जो हिंदी पट्टी बेल्ट है वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, इन इलाकों को लेकर के पार्टी कुछ अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है ताकि फिर से वहां नहीं, अब आप हिंदी पट्टी पूरा नहीं कह सकते। राजस्थान में हमने सरकार बनाई कि नहीं बनाई, बात आप बनाए ना, वहां भी आपकी सरकार कहाँ नहीं, कहाँ कमजोर है। और वहां तो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके पहले हमारी फिर सरकार। वहां तो 5 साल की सत्ता परिवर्तन नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता। और आपने देखा कि हरियाणा में भी हमारा प्रदर्शन था, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत कर आए थे, वो विधायक खरीद के वो सरकार बना रहे हैं। और आप देखेंगे 10 तारीख को जिस दिन नतीजे आएंगे वहां पर फिर से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में जरूर हम अपने, और हम, मुझे उम्मीद है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी अब वहां पर रुचि लेकर और उनके प्रभार में है, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में आप उत्तर प्रदेश में भी इसको बड़े पैमाने पर कांग्रेस की उपस्थिति को आप देखेंगे। मोहन जी, प्रियंका जी से याद आया कि प्रियंका जी झारखंड आई थी, झारखंड के चुनाव में, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में भी वो गई हुई थी, लेकिन बिहार नहीं आई। नहीं, ये देखिए पार्टी का फैसला होता है और उस पार्टी के फैसले में
ये होता है कि कौन कहाँ जाएगा। हमारे पार्टी के सारे शीर्ष नेता आ रहे हैं, राहुल जी हर चरण में आ रहे हैं, पिछले चरण में तो 2 बार आए, तो इसलिए ये कोई प्रश्न नहीं है कि वो आए कि नहीं आए। वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी 6-7 बाई इलेक्शन चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी हैं, तो उनका जहां प्रभार है तो वहां वो पहले काम देखेंगे कि दूसरे प्रदेश में देखेंगे। चलिए, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि राहुल गांधी बिहार तो आए लेकिन पूरी ताकत नहीं झोंका उन्होंने, तो क्या ये माना जाए कि ये राहुल गांधी जी की हाफ हार्टेड लड़ाई है? नहीं, ये आपका कहना मैं उचित नहीं मानता। राहुल गांधी जी के पूरा चुनाव में हम सब लोग राहुल जी के ही कार्यकर्ता हैं और सुरजेवाला जी हमारे चेयरमैन हैं और पूरी टीम, और राहुल जी एक एक चुनाव को के घटनाक्रम को और हमारी तैयारी को मॉनिटर कर रहे हैं और साथ में जो हमारे महागठबंधन के सहयोगी हैं उनके साथ भी लगातार उनकी चर्चा हो रही है। तो इस चुनाव को वो बहुत गंभीरता के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पिछले यहाँ उनकी 12 सभाएं हो चुकी हैं और 12 सभाओं में लगभग 6 सभाओं में उन्होंने राहुल गांधी को सीधे तौर पर टारगेट किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि 2 नौजवान जो हैं वो यूपी भी जीतने चले थे, उसमें से एक नौजवान अब बिहार आ गया है और जंगल राज के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, सवाल यह है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री के पद पर वो हैं और एक प्रदेश के चुनाव में वो आए हैं। आप एक सवाल हमको बता दीजिए जो उनका वर्तमान से संबंधित हो या भविष्य से संबंधित हो। भूतकाल पर चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले चुनाव में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था, बोली लगाई थी कि 80,000 करोड़ दे दूं, 90,000 करोड़ दे दूं कि 1 लाख करोड़ दे दूं, और 1,20,000 या कितने पर उन्होंने बोली खत्म की थी। उनको आके बताना चाहिए था इस चुनाव में कि इस बीच में हमने भाई इतना पैसा दिया है, इतना नहीं दे पाया हूं, आगे दूंगा। उनको बताना चाहिए कि जो हमने कृषि बिल पास किया है उसका नतीजा क्या होने वाला है। मैं बताता हूं क्या नतीजा हो रहा है। उन्होंने जो स्टॉक लिमिट खत्म की है उसी का नतीजा है कि जो जमाखोर है, मुनाफाखोर है और जिसको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने लूट की छूट दे रखी है, उसी का वजह है कि आज प्याज और आलू इस भाव बिक रहा है। किसान का जब माल था तब नहीं बिका। और ये मैं कहना चाहता हूं देश को कि ये चीजें बराबर होती रहेंगी। क्यों? कि आपने जो बिल पास किया है किसान के नाम पर किया है, लेकिन किसान का बिल नहीं है, ये पूंजीपतियों का बिल है। क्यों? अभी तक आपने ये नहीं कहा कि एफसीआई खरीद करेगी कि नहीं करेगी, और अगर एफसीआई खरीद नहीं करेगी तो जो देश की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, राशन से जो गरीबों को अनाज मिलता है, उसका क्या होगा? और वो इतना ही नहीं, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए ने, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी, इन सब लोगों ने, जिसमें कि लालू जी भी मंत्री थे और रघुवंश बाबू भी मंत्री थे, उन्होंने इस देश के गरीबों के लिए कानून बनाकर रोजगार की गारंटी देने का काम किया। उस समय भी एनडीए के लोग कहते थे संसद में कि आप पैसा कहां से लाएंगे, लेकिन आपने देखा कि 37,500 करोड़ से योजना चालू हुई, मनरेगा जिसको हम लोग कहते हैं, और आज इस तकलीफ के दौर में वही एक मनरेगा है जो लोगों का सहारा, गरीब लोगों का बन रही है। तो आज सवाल यह है, इनका जवाब तो दें वो जो बेरोजगारी है। अब प्रश्न एक आता है कि लाखों लोग क्यों चले। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बुद्धिजीवी हैं, दुनिया में और जगह भी लॉकडाउन हुआ है ना? किसी भी देश के अंदर, दुनिया के किसी भी देश में क्या ऐसा हुआ है लोग चल के आए? क्यों? इसलिए कि 8 बजे आप निर्णय करते हैं और घोषणा करते हैं कि 12 बजे लॉकडाउन। अगर यही 3 दिन 4 दिन का समय दे दिया होता तो ये लोग अपने साधनों से चले आते। और क्या उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है? लाठियां लेके मार रहे हैं, भूख से, धूप से कितने लोग मर गए, इसके आंकड़े सरकार के पास नहीं। मोहन जी, एक जो सवाल है, जो भी आपने बेरोजगारी की बात की, महागठबंधन में आप हैं, आरजेडी ने कहा है कि पहले कैबिनेट में अगर आप लोगों की सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी में कि बिहार में अगर तमाम सरकारी विभागों के वैकेंसी को जोड़ भी दिया जाए तो 10 लाख वैकेंसी नहीं आती है। तो फिर किस तरीके का कमिटमेंट आप लोगों ने किया है? मैं आपको कह रहा हूं, हर सभा में श्री तेजस्वी यादव
ये महागठबंधन का कार्यक्रम है। श्री तेजस्वी यादव हर सभा में हिसाब दे रहे हैं कि 4.5 लाख पद खाली हैं। आप पटना यूनिवर्सिटी में देखिए ना, जहां 2,500 फैकल्टी रहती थी, 250 नहीं है। आज किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप देख लीजिए। सर 10 लाख नहीं पूर रहा है ना? नहीं, उसके बाद जो जनित होता है वो हम देंगे ना। इसी तरह सुनिए, यही सवाल मनरेगा के समय करते थे कि कहां से करेंगे। इच्छा शक्ति होनी चाहिए और प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन सर राहुल जी ने मन से कभी नहीं कहा इस पूरे चुनाव में कि तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और उसको कितनी बार कहा कि हम रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार में मोहन जी पक्का देंगे। ये जब जो फैसला महागठबंधन का है वो सारे दलों का है, ऐसा नहीं है कि एक दल का है। वैकेंसी क्रिएट करेंगे, विभाग क्रिएट करेंगे। उतनी जगह खाली है। आपको जैसे रेलवे का मैं बताऊं आपको, रेलवे में 13 लाख पद हैं और आज 1.5 लाख खाली है। 1.5 लाख को ये निकाल रहे हैं। रेलवे तो आपके अधीन है नहीं। अरे भैया हमारे अधीन नहीं, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह यहां पर तेजस्वी यादव ने तो बाकायदा सभाओं में हिसाब दिया, आपने सुना नहीं है क्या? फिर आप इस सवाल ये कर रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। नहीं करके दिखाएंगे तो जवाब देंगे जनता को। चलिए सर, ईश्वर करे कि आप 10 लाख लोगों को रोजगार दें अगर आपकी सरकार आती है। सर अगला सवाल है कि अमित शाह जी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से खुद को दूर रखें या फिर पार्टी ने उनको दूर रखा? अब ये तो भाजपा बताए, लेकिन अजीब स्थिति है कि भाजपा यहाँ कई गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। प्रत्यक्ष रूप से उसका गठबंधन जेडीयू के साथ है और हम और वीआईपी पार्टी के साथ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ओवैसी उनके सहयोगी हैं, कहीं बसपा उनकी सहयोगी है और चिराग पासवान तो उनके हनुमान हैं। तो ये एक राष्ट्रीय पार्टी गठबंधन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर रही है, तो वही बताएंगे कि उनके कौन नेता आ रहे हैं, कौन नेता नहीं आ रहे हैं। सर अगर नीतीश कुमार हारते हैं तो ये एंटी इनकम्बेंसी हो की वजह से वो हारेंगे या फिर आपकी कुशल रणनीति की वजह से? देखिए, यहां पर केंद्र और राज्य दोनों की इनकम्बेंसी है और 15 साल का जो शासन है उसको देखते देखते जनता ऊब चुकी है। और जो एक बार आप वायदा करते हैं, आपके वायदे पर लोग विश्वास करके वोट करते हैं और फिर दोबारा भी थोड़ा विश्वास कर लेते हैं, लेकिन बार बार विश्वास नहीं करते। प्रधानमंत्री जी के शब्द अर्थ खो चुके हैं। कोई चीज आप बताइए कि जो उन्होंने कहा हो और उसको पूरा करने का काम किया हो। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, यानी कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है वहां पर। मीडिया पर जिस तरीके से वहां हमला हुआ है, एक नेशनल चैनल के एडिटर इन चीफ को सार्वजनिक तौर पर पुलिस उठाकर ले जाती है, क्या लगता है कि कांग्रेस का मैसेज जो है पूरे देश में? आपको कुछ जानकारी है किस लिए लिया गया है, गिरफ्तार किया गया? जानकारी है। क्या है जानकारी, बताइए। जानकारी ये है कि जो एडिटर इन चीफ वो एक मामले में उन पर पहले से चल रहा है। अरे मामले में नहीं है, उन्होंने 3 लोगों ने एक आर्किटेक्ट से अपना स्टूडियो बनवाया और उसके अगर आप मीडिया में हैं तो उसकी पत्नी और बेटी का आपने बयान नहीं सुना? और लगातार, मैं तो उस समय प्रभारी था, ये उसने चिट्ठी में लिखा है, सुसाइड नोट में लिखा है कि ये पैसा हमारा बाकी है और मैं बराबर इनसे कर रहा हूं। उनका सिग्नेचर है कि जो सेटलमेंट हो गया कि हाँ भाई चलो इतना पैसा देंगे। और उस आदमी ने जो जिन लोगों से काम कराया था, जिनसे माल लिया था, वो उसको परेशान कर रहे थे। और अकेला आदमी नहीं, अपनी मां के साथ उसने जो है आत्महत्या की। और उसके बाद सरकार, सुशांत केस में तो वो सुसाइड नोट भी नहीं था, तो आपने देश भर की सेना छोड़ के बाकी सारी एजेंसी को लगा दिया। लेकिन इसमें क्यों नहीं कर रहे थे? सवाल उनसे करना चाहिए कि एक माँ और बेटा दोनों सुसाइड ऐसे। और जानते हैं, उसने ये नहीं कहा कि 83 लाख रुपया जो हमारी बेटी को और माँ और पत्नी को दिया जाए। उसने कहा कि ये 83 लाख रुपया इनसे लेके और जिन मजदूरों ने काम किया है और जिनका माल है उसको दिया जाए। उसके बाद भी आप कह रहे, ये मतलब इस देश के अंदर 2-2 आदमी आत्महत्या कर रहे हैं और सब लोग जानते हैं इसको। नहीं मोहन जी, बतौर सारे कागजात उनकी पत्नी और बेटी ने। और आपको मैं बताऊं कि मीडिया जगत को भर्त्सना करनी चाहिए। वो बार बार कह रही है कि हमको उस समय से लाइफ का थ्रेट है और ये थ्रेट
अरविंद गोस्वामी की तरफ से है, ये आप देखिए, तो लाइव चल रहा है उसका। बताओ, राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप इसे सही मानते हैं? किसके कि एकदम कानून कार्रवाई? आप बताइए, आप मतलब एक आदमी की, दो लोगों की जिंदगी ले रहे हैं और कानून कार्रवाई नहीं करें उनकी? अगर आप अर्णव गोस्वामी को सुन रहे हैं तो उसकी बेटी और उनकी पत्नी को भी आप सुनिए। सारे कागजात उसने ले जाके पुलिस को दिया। अब पुलिस को ही नहीं दिया है, इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट जो होता है उसको दिया है। और ऐसा नहीं है, 18 से ये केस था और उसके बाद भी अब अमित शाह जी और वो कहते हैं कि ये प्रेस की आजादी को है। तो हाथरस में जिस बेचारे ने छाप दिया वो पत्रकार नहीं था। बनारस में जो नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, एक पत्रकार ने छाप दिया कि यहाँ मिड डे मील में ये गड़बड़ी है, उसको आपने जो है देशद्रोह का मुकदमा आपने कर दिया। उत्तर प्रदेश में कितने लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। और एक आदमी जो मुलजिम है, जिसकी पत्नी और माँ चिल्ला चिल्ला, अरे पत्नी और बेटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है, उसको जान का आप मतलब खतरा आज है, उसने लिखित दिया है और कागज सामने है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि पत्रकारिता पर। मुझे लगता है कि आप इस सवाल पर कुछ ज्यादा आक्रोशित हो गए। नहीं, आक्रोशित नहीं, मैं जानता हूं, मैं उस समय इंचार्ज था। आज अभी भी आप कहिए तो मैं निकाल के जो है, जो FIR हुई है, जो सुसाइड नोट है, मैं आपको दे दूं। अभी कहिए, मैं अभी दे दूं, मेरे मोबाइल में है। चल मोहन जी, एक आखिरी सवाल है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के जी। कल उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि श्री राम का जब वो नाम लेते हैं और भारत माता की जय जब सुनते हैं तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है। आप सपोर्ट करते हैं उनके इस बयान को? अरे आप जो लोग भारत माता की जय और जय श्री राम कह रहे हैं ना, हमारा सवाल है, आप सपोर्ट नहीं, मैं सवाल ही कर जवाब दे रहा हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सन 42 में मुस्लिम लीग सरकार में मंत्री थे और मंत्री के रूप में उन्होंने गवर्नर को पत्र लिखा है। विधानसभा के पटल में है, पता कर लीजिएगा कि ये जो कांग्रेस के अराजक तत्व, गुंडे तत्व जो अंग्रेजों के आपके खिलाफ ये कर रहे हैं, इनको हम कुचल देंगे। जिस दिन भारत माता की जय बोलकर लोग कुर्बानी दे रहे थे, उस समय ये लोग उनकी दलाली कर रहे थे। और RSS के हेडक्वार्टर पर 2004 तक तिरंगा नहीं फहरता था और वो हमसे सवाल कर रहे हैं। अपने गिरहबान में जाओ, अपने गिरहबान। सन 42 में जो लड़ाई, निर्णायक लड़ाई हुई है भारत माता के लिए, उस समय RSS का क्या प्रस्ताव था? जवाब देना। और नहीं जवाब देंगे तो मैं बता रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, शीर्ष पुरुष है इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका पत्र भी है और उनका बयान विधानसभा में। श्री राम को लेकर क्या कहेंगे? हैं? श्री राम जी तो सबके भक्त, वो हैं देवता। लेकिन आप इसको, आपको चुनाव में याद आता है? पिछले चुनाव में आपने कहा कि नीतीश कुमार जीतेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। इस बार क्या होगा? तो ये पाकिस्तान पर, इस पर आप तो बात करना चाह रहे हैं और मीडिया भी घुमा के उसी पर सवाल कर रही है। रोजगार पर कब बात होगी? महंगाई पर कब बात होगी? आर्थिक स्थिति पर कब बात होगी? कहां पहुंच गए? 54 लाख करोड़ रुपया कर्ज था जिस दिन नरेंद्र मोदी आए थे। आज 101 लाख करोड़ रुपया इस देश पर कर्ज है। नरेंद्र मोदी की एक योजना, जिसको बुलेट ट्रेन कहते हैं, 1,20,000 करोड़ की है और वो लोन है जापान के प्रधानमंत्री को ऑब्लाइज करने के लिए किया गया है, बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से बंबई का। और जानते हैं, खाली एक योजना से 820 रुपए का कर्जदार हिंदुस्तान का हर नागरिक हो गया। यह है उनकी हालत। सवाल चुनाव में बहस आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए सवालों पर होनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ मोहन प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती। नहीं, एक बात और हम कह दें, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि महागठबंधन के पास अनुभव कहां है। नरेंद्र मोदी जी, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो नगर पालिका का चुनाव भी नहीं लड़े थे, तब आप, विधानसभा तो दूर की बात है। और तेजस्वी यादव तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहा है, लीडर अपोजिशन भी रहा है, और आप कह रहे हैं अनुभव नहीं। और कह कौन रहा है जो नगर पालिका का भी चुनाव नहीं लड़ा और सीधे मुख्यमंत्री हुआ? चलिए मोहन प्रकाश जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा खास कार्यक्रम बिहार का 20 कोण में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन मोहन प्रकाश जी थे। हम फिर आपके पास आएंगे किसी बड़े नेता के साथ। तब तक आप देखते रहिए सनमार्ग लाइव 7।